आप सभी विद्यार्थियों का जो भी EMRS PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके PGT हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनका संपूर्ण अध्ययन आज हम करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में और मृत्यु हुई थी 1964 में। जन्म 1986 और मृत्यु 1964। चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सेठ रामचंद्र गुप्त और माता थी सरयू देवी। इनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और इनका उपनाम है मधुप दद्दा राष्ट्रकवि। तो इनके उपनाम है मधुप दद्दा और राष्ट्रकवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को। इनका जन्म हुआ था 1886 में और मृत्यु हुई थी 1964 में। पिता का नाम था सेठ रामचंद्र गुप्त, माता का नाम सरयू देवी और गुरु थे इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपनाम था मधुप दद्दा या राष्ट्रकवि। इन पे गांधीवादी दर्शन का प्रभाव था और इनका प्रिय छंद हरिगीतिका छंद है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी राम की भक्ति करते थे। प्रारंभ में ये वैश्योपकारक पत्रिका कलकत्ता में कलकत्ता से छपती थी, उसमें इनकी रचनाएं प्रारंभ में छपती थी। वैश्योपकारक पत्रिका कलकत्ता से, उसमें इनकी रचनाएं छपती थी। बाद में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इन्होंने लगभग 50 रचनाएं लिखी हैं। 2 महाकाव्य लिखे हैं, एक साकेत और दूसरा जय भारत। तो 2 महाकाव्य इन्होंने रचे हैं, साकेत और जय भारत, तथा 19 खंड काव्य रचे हैं। इनकी पहली कविता है हेमंत 1905 ईस्वी, जो ब्रज भाषा में थी। रंग में भंग 1909 में खड़ी बोली में। इसमें राजपूती आन को लेकर चित्तौड़ी बूंदी पर इसे लिखा गया है। रंग में भंग 1909 में। पहली कविता हेमंत है जो ब्रजभाषा में है, खड़ी बोली में है पहली, रंग में भंग 1909 में। जयद्रथ वध 1910 में ये खंड काव्य है, खड़ी बोली में वीर रस प्रधान रचना है। यह सरस एवं मधुर खड़ी बोली में लिखी गई है। भारत भारती 1912, इसी कविता से ये राष्ट्रकवि हुए और यह रचना राष्ट्र प्रेम राष्ट्रीय संस्कृति पर लिखी गई है और यही इनकी प्रसिद्धि का आधार भी है। भारत भारती, ये रचना मुसद्दस हाली तथा कैफी की भारत दर्पण से प्रभावित है। तो भारत भारती ये रचना मुसद्दस हाली तथा कैफी की भारत दर्पण से प्रभावित है। बच्चन सिंह का देखिए स्टेटमेंट है, भारत भारती इस समय के राष्ट्रीय भावना का सीज्मोग्राफ है। भारत भारती इस समय के राष्ट्रीय भावना का सीज्मोग्राफ है। इसे लिखने की प्रेरणा मुसद्दस हाली और कैफी के भारत दर्पण से मिली। ये बच्चन सिंह का भी स्टेटमेंट है। आचार्य शुक्ल जी का स्टेटमेंट देखिए, गुप्त जी की ओर पहले पहल ध्यान हिंदी प्रेमियों का ध्यान खींचने वाली रचना भारत भारती है। आचार्य शुक्ल ने कहा कि गुप्त जी की ओर पहले पहल हिंदी प्रेमियों का ध्यान खींचने वाली रचना भारत भारती है। इसमें मुसद्दस हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई गई है। पंचवटी 1925 में, झंकार 1929 में इनकी आई, साकेत 1931 में, ये भी इनकी प्रसिद्धि का आधार है। इसे इन्होंने 1914 में लिखना प्रारंभ किया था। तो देखिए साकेत आई 1931 में, छपी 1900, प्रकाशन इसका 1931 में हुआ, पर इसको लिखना प्रारंभ कर दिया था इन्होंने 1914 में ही। इसमें कुल 12 सर्ग हैं और 9वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है 9वां सर्ग, उर्मिला का वियोग वर्णन इसमें वर्णित है। और इसकी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कवियों का उर्मिला विषयक उदासीनता, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता तथा रविंद्रनाथ टैगोर की बांग्ला में लिखित कावेर उपेक्षिता के फलस्वरूप इन्होंने की। तो इन्होंने साकेत की रचना किस लिए की? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख आया उर्मिला विषयक कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता तथा रविंद्रनाथ टैगोर का लेख आया बांग्ला में कावेर उपेक्षिता। इसके फलस्वरूप इन्होंने साकेत की रचना की। साकेत में उर्मिला का चित्रण सबसे अधिक निष्प्रभ और ठंडा है, रोने के अतिरिक्त उसे और कोई काम नहीं है। महात्मा गांधी का ये देखिए वाक्य, यदि उर्मिला को इतना अधिक रुलाया न गया होता तो अच्छा होता।
ये कहा है महात्मा गांधी ने। साकेत में वाल्मीकि रामायण का प्रभाव, साकेत में वाल्मीकि रामायण का प्रभाव, तुलसीदास की प्रेरणा और भवभूति की करुणा है। साकेत में ज़्यादा से ज़्यादा कथा वस्तु साकेत अर्थात अयोध्या का है। इसका प्रारंभ लक्ष्मण उर्मिला संवाद से होता है। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि साकेत को जीवनवादी काव्य कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य कहा। बलदेव प्रसाद मिश्र ने साकेत के अनुकरण पर साकेत संत नामक काव्य की रचना की है। बलदेव प्रसाद मिश्र ने साकेत के अनुकरण पर साकेत संत नामक काव्य की रचना की है। यशोधरा 1934 में आई। यह नाटकीय ढंग पर लिखा गया गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसकी नायिका यशोधरा है तथा ये करुण रस प्रधान है। द्वापर 1936 में आई। इसमें यशोदा, राधा, नारद, कुब्जा, कंस आदि चरित्रों का वर्णन किया है इन्होंने। द्वापर में विष्णुप्रिया 1957 में आई। ये चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है और इसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। विष्णुप्रिया 1957 में आई मैथिली शरण गुप्त की। ये चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी विष्णुप्रिया और इसकी प्रसिद्ध पंक्ति है, कहता है नारी पर नर का कितना अत्याचार है, कहता है नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब इसका प्रतिकार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब इसका प्रतिकार है। ये पंक्तियां विष्णुप्रिया की हैं। विकट भट्ट इनकी आई। जोधपुर के राजपूत सरदार के 3 पीढ़ियों तक वचन निभाने की परंपरा का चित्रण इसमें किया गया है। विकट भट्ट में जोधपुर के राजपूत सरदार के 3 पीढ़ियों तक वचन निभाने की परंपरा का चित्रण किया गया है। गुरुकुल, इसमें सिख गुरुओं का महत्व वर्णित है। किसान, इसमें कृषकों के जीवन संघर्ष की गाथा है। हिंदू, भारत भारती के तर्ज पर लिखा गया है ये। जैनी, ये कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी के ऊपर लिखा गया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं त्रिपथगा, विश्व वेदना, सिद्धराज, शकुंतला, पत्रावली, स्वदेश, संगीत, शक्ति, हिडिंबा, पृथ्वीपुत्र, काबा और करबला, वैतालिक, केशों की कथा, स्वर्ग धरोहर, मंगल घट, पट प्रबंध, नहुष, नक्षत्र, निपात, अनुरोध, पुष्पांजलि, स्वयं आगत, अंजलि और अर्ध्य, कैकई का अनुताप, कुड़ाल गीत, दिवोदास, राजा प्रजा और लीला। गुप्त जी की कुछ अनुदित रचनाएं भी हैं, इन्हें देख लेते हैं। पहला है मेघनाद वध। ये बंगला के माइकल मधुसूदन दत्त की रचना से इन्होंने अनुदित किया है मेघनाद वध। दूसरा है ब्रजांगना विलाप। ये वीरांगना का अनुवाद है। वृत्त संहार, पलासी का युद्ध और उमर खय्याम की रुबाइयाँ। देखिए उमर खय्याम की रुबाइयाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उमर खय्याम की रुबाइयों पर हरिवंश राय बच्चन ने भी लिखा हुआ है, लेकिन उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किया है। गुप्त जी की नाट्य कृतियाँ हैं तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ। गुप्त जी की नाट्य कृतियाँ हैं तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ। प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनकी है, भूलोक का गौरव प्रकृति पूर्ण लीला स्थल कहाँ है, भूलोक का गौरव प्रकृति पूर्ण लीला स्थल कहाँ है, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ है, संपूर्ण देशों में सबसे अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। ये भारत भारती से है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उचित उपदेश का भी उसमें मर्म होना चाहिए। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नरदेव थे हम और भारत देवलोक समान था। ये वही पेज फिर से आ गया। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। वेद में तू भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। रह चिर दिन तू हरी भरी, बढ़ सुख से बढ़ प्रकृति सुंदरी। सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी तान। सखी नील नभस्तर से निकला यह शंख, आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। ये पारंपरिक रूपक का उदाहरण भी है। अब मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है, करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये साकेत की पंक्तियां हैं।
मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये यशोधरा की पंक्तियां हैं। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ये पंचवटी से है। नोट देखिए, गुप्त जी को संसद में भी चयनित किया गया था और इन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है। तो ये ख़त्म होती है क्लास वीडियो मैथिली षडगुप्त पर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई भी प्रश्न हो या कोई भी और आपके विचार कैसे हैं ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लाइक करना ना भूलिएगा। आप सभी लोग, सब जो लोग भी नए आ रहे हैं चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।